हे गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको स्टोरी पसंद आ रही है या नहीं। चलिए स्टोरी को आगे से स्टार्ट करते हैं। विन चाओ ने कहा, समझता क्या है वो अपने आप को। विन चाओ की आवाज़ सुनते ही चेंग डर गया। वो नहीं चाहता था कि विन चाओ इस वक्त विंग के बदले हुए रूप को देखे। वो दौड़कर गार्डन की ओर गया और चेंग ने कहा, विन चाओ अंदर मत जाओ। विन चाओ ये सुनकर चौंका, लेकिन चेंग की बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब है उस मोटे के मुंह लगकर आज की तुम अपना मूड खराब मत करो ना प्लीज़। लेकिन विन चाओ ने चेंग को साइड में धकेलते हुए अंदर जाने की कोशिश की। इससे चेंग और भी ज़्यादा डर गया और उसने अपने दोनों हाथों से ताकत लगाकर विन चाओ को पकड़कर वहीं रोक लिया। विन चाओ इस वक्त इतना गुस्से में था कि उसने वहीं खड़े खड़े विंग पर चिल्लाना शुरू किया। समझता क्या है अपने आप को। 2 घंटे तक मुझे एयरपोर्ट में धूप पे खड़ा रखा। बात हाथ से निकल जाए इससे पहले चिंग ने कुछ सोचा, और वो दरअसल तुमसे मिलने में शर्मा रहा था। जब गया था तब 120 किलो का वजन था, अब और 6 साल बाद और भी मोटा हो चुका है ना, इसलिए। इतना कहकर बिन चाओ का ध्यान भटकाने के लिए चिंग ने धीरे से अपनी उंगलियों को बिन चाओ की जैकेट पर फेरने लगा और थोड़ा रोमांटिक अंदाज में बोला, देखो बिन चाओ, आज मेरा बर्थडे है और आज मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट देने वाला हूँ जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। वैसे मम्मा पापा अंदर बैठकर अभी विंग से डिवोर्स पेपर पर साइन करवा रहे हैं। विन चाओ का ध्यान अब घर के दरवाजे की ओर था, मगर चिंग ने उसे बातों में उलझा दिया और अपने हाथों से विन चाओ का चेहरा अपनी तरफ करते हुए चिंग आगे बोला, यू नो वॉट। वो तो मान ही नहीं रहा था। वो तो थोड़े पैसों की लालच थी, तब जाकर वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने को राजी हुआ। विन चाओ जिसके साथ चेंग की शादी होने वाली थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर चेंग झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। और फिर अचानक वो विन चाओ का हाथ पकड़कर बोला, कम विथ मी। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए बंगले के पीछे शानदार दावत रखी है। तुम अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर एंजॉय करो। मैं अभी तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद शराब और खाना भिजवाता हूँ। कहते हुए विन चाओ का हाथ पकड़कर उसे घर के पीछे की तरफ ले गया। चिंग ने विन चाओ को अपने दोस्तों के साथ छोड़ दिया और खुद बंगले के अंदर की तरफ भागता हुआ चला गया। उसी वक्त विन चाओ के फोन में उसके ड्राइवर का मैसेज आया, जिस पे लिखा था, क्लाउड रेसेस होटल। मैसेज पढ़कर विन चाओ के गुस्से से लाल चेहरे पर हंसी आ गई। उसे लगा कि अब वो बहुत जल्द उस एयरपोर्ट वाले ओमेगा से दूसरी मुलाकात होगी। इसी खुशी में बड़े ही अंदाज से उसने अपने पास बड़ी शैंपेन की बोतल उठाई और उसे शेक करके खोला और खुशी खुशी दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। चेंग भागा भागा घर की आगे की तरफ अपने दोस्तों के पास आया और उन सब से चेंग ने कहा, जाओ और जाकर विन चाओ को इंटरटेन करो और उसको बातों में उलझा कर रखो, ताकि वो विंग की तरफ ना जाए और वो विंग का बदला हुआ रूप ना देख सके। उसके दोस्त जाते हुए चेंग के तेज कदमों से विंग के पास गया, जो एक कोने में खड़ा सब कुछ देख रहा था। चेंग ने झट से विंग का हाथ पकड़ा और उधर देखते हुए विंग को घर के अंदर ले गया और फूली सांसों से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए वो गुस्से से विंग को देखने लगा। विंग भी चेंग के सामने देख रहा था, मानो दोनों आंखों में एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हो। कुछ देर दोनों भाइयों के बीच में कौन पहले आग झपकाने वाला गेम युद्ध चलता रहा। लेकिन कुछ पल बाद फाइनली चेंग ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए विंग से बोला, ओके फाइन, तुम क्या चाहते हो। विंग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सिर हिलाते हुए बड़े ही शांत और सरल तरीके से कहा, छोटे भाई हो तुम मेरे, बस इतना कहूँगा। विन चाओ के पीछे इतना पागलपन ठीक नहीं, वो अच्छा अल्फा नहीं है। ये सुनते ही चेंग के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने विंग के सामने अपनी उंगली ताकते हुए कहा, जस्ट शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। मुझे सब पता है कौन कैसा है। चिंग जितना मुंहफट था उतना ही शातिर भी। उसे पता था कि उसके भाई
के इमोशन का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, इसलिए उसने तुरंत मौके का फ़ायदा उठाकर कहा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो अपनी कंपनी मेरे नाम क्यों नहीं कर देते? विंग, चेंग इतना शातिर तो नहीं, लेकिन अब वो पहले जैसा भोला और नासमझ भी नहीं था। अब पहले की तरह वो किसी को अपना फ़ायदा उठाने देने वाला नहीं था। चेंग के इस सवाल से विंग इतना तो समझ चुका था कि चेंग को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए वह आगे कुछ भी कहे बिना मुड़कर जाने लगा। ये देखकर चेंग तुरंत विंग के सामने आया, रास्ता रोककर खड़ा हो गया और फिर टेबल पर पड़े कंपनी के पेपर उठाकर बड़े स्टाइल के पन्ने से पलटते हुए चेंग बोला, वैसे किसके लिए बचा कर रखी है ये कंपनी? अपने किसी यार के लिए या अपनी उस नाजायज औलाद के लिए? इससे पहले कि चेंग बात खत्म करे, विंग ने चेंग को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। घर से बाहर जो लाउड म्यूजिक बज रहा था उससे कहीं ज़्यादा तेज गूंज थी इस तमाचे की। चेंग के चेहरे पर मेकअप की एक मोटी परत होने के बावजूद उसके चेहरे पर विंग की उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। चेंग का मुंह खुला और आंखें चौड़ी हो गई थी। विंग गुस्से में बोला, खबरदार अगर मेरी बच्ची को नाजायज कहा तो जुबान खींच लूंगा, एंड आई मीन इट। विंग की लाल आंखों से आंसू कम और गुस्सा ज्यादा बह रहा था। विंग को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था चेंग ने। बिना कुछ कहे वो चुपचाप विंग का रास्ता छोड़कर साइड जाकर खड़ा हो गया। वो समझ गया था कि अगर वो इसके आगे कुछ भी बोला तो विंग वो सच में कर देगा जो उसने कहा था। विंग गुस्से में अपना बैग उठाकर बंगले के बाहर निकल गया। जैसे ही विंग ने टैक्सी रोकी तभी वहाँ पर भागते हुए किंसो आए। विंग ने प्यार से किंसो को गाल पर हाथ फेरा और फिर टैक्सी पर बैठकर चला गया। टैक्सी में बैठकर विंग ने अपने बैग से अपने सन ग्लासेस निकाले और पहन लिए। तभी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से विंग को देखा। सूरज ढले ढल चुका था, लेकिन विंग के आंसुओं के दौर अब तक नहीं ढला था। वो दुनिया में हर चीज़ से लड़ चुका था, मगर कोई उसके बेटी को नाजायज करे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन उसके साथ ही उसके पास इस बात का कोई जवाब भी तो नहीं था कि आखिर जिया का फादर है कौन। विंग की प्रेगनेंसी खुद विंग के लिए एक अनसुलझा सवाल था। 6 साल से विंग आज तक उसकी ज़िंदगी की इस सबसे बड़ी पहेली को नहीं सुलझा पाया था कि उसे किसी भी लड़के ने छुआ तक नहीं था। फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुआ, ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसे कुछ याद आया। विंग ने अपने आंसू पोंछते हुए अपने बैग से अपना फ़ोन निकाला और उसने अपनी फार्मा कंपनी के पुराने वफादार मैनेजर को फ़ोन लगाया। कुछ दिन के बाद मैनेजर ने फ़ोन उठाकर कहा, विंग बेटा कैसे हो, क्या बात है आज इतने सालों बाद कंपनी के मालिक ने इस मुलाजिम को याद किया? विंग अपनी आँच को साफ करते हुए कहा, नहीं अंकल, मैं तो सिर्फ कागज़ पर कंपनी का मालिक हूँ। कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। एक्चुअली अंकल, बस ये पूछने के लिए मैंने फ़ोन किया था, कंपनी ठीक तो चल रही है ना? मैनेजर ने थोड़ा उदास होकर कहा, बेटा यूँ समझ लो डूबती नाव के छेन पकड़ कर बैठा हूँ, फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो ही जाता है, जो मैं फेंगमियान जी को भिजवा देता हूँ। तुम कहो तब से तुम्हें भिजवा दूंगा। विंग ने तुरंत कहा, नहीं अंकल, कोई ज़रूरत नहीं, खैर आप अपना ख्याल रखिएगा। फ़ोन काट कर विंग वापस एक गहरी सोच में डूब गया। वो सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या बात है इस छोटी सी कंपनी में जो वेन फैमिली हाथ धोकर इस कंपनी के पीछे पड़ गई है। पहले मेरे जरिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की, उसी के चलते विन चाउ से मेरी शादी करवाई। शादी के बाद मैं तुरंत प्रेग्नेंट हो गया और फिर संघाई चला गया, और इसलिए मुझसे ये कंपनी मांगने का मौका नहीं मिला उन्हें। इसलिए आप जिंक के जरिए मुझसे ये कंपनी हड़पना चाहते हैं, वो भी ऐसी कंपनी जो ठीक से चल भी नहीं रही है। होटल की तरफ टैक्सी आगे बढ़ रही थी, तभी रास्ते में उसने विंग ने आइसक्रीम का एक स्टॉल देखा तो उसे याद आया कि उसने जिया को प्रॉमिस किया था कि वो उसकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लाए कर देगा। इसलिए उसने टैक्सी को रोककर अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए चॉकलेट आइसक्रीम खरीदा और वापस टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ चल दिया। कुछ देर बाद विंग की टैक्सी होटल क्लाउड रिसेस इंटरनेशनल पहुंची। होटल के रिसेप्शन के बाहर से होकर विंग लिफ्ट के पास पहुंचने ही वाला था
कि 4-5 बॉडीगार्ड उसके रास्ते पर आ गए। हड़बड़ाहट में उन्होंने विंग का रास्ता रोक लिया और इसी दौरान विंग के हाथ से सामान जमीन पर गिर गया। विंग थोड़ा सा घबरा गया। उसे लगा कि कंपनी के पाने के चक्कर में किसी ने मेरे पीछे गुंडे तो नहीं भेज दी। खुद के डर को छुपाते उसने बॉडीगार्ड से पूछा, कौन है आप लोग और इस तरह मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? एक बॉडीगार्ड ने विंग से कहा, सॉरी सर, हमें आपका सामान चेक करना होगा। विंग को कुछ समझ नहीं आया कि उसका सामान चेक करने क्या मिलेगा। उसके पास सिर्फ एक बैग है और रास्ते में लिया हुआ चॉकलेट आइसक्रीम का पार्सल। बॉडीगार्ड ने नीचे झुककर पार्सल जमीन से उठाया और उसे खोलकर चेक किया और फिर अचानक एक बॉडीगार्ड ने अपनी एक उंगली आइसक्रीम पैक में डाली, फिर वही उंगली अपने मुंह में डाल ली और फिर अपने ब्लूटूथ से पर किसी को बात करने लगा। यस सर, पॉजिटिव, इट्स एक चॉकलेट आइसक्रीम। बॉडीगार्ड की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे विंग के पास कोई बॉम्ब मिल गया हो। उन्हें देखकर विंग हैरान था और उस समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये बॉडीगार्ड्स क्या कर रहे हैं। तभी एक टॉल, स्मार्ट और हैंडसम मैन उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जो नुकीली जॉलाइन, स्टफ बियर्ड्स, सिंपल जीन्स और पोलो नेक टी शर्ट में। लान वांगजी हॉलीवुड के किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। विंग ने वांगजी को फोटो देखी थी, वो उसे तुरंत पहचान गया, लेकिन इस वक्त वांगजी विंग के लिए किसी गुंडे से कम नहीं था। विंग ने बड़ी ही सख्ती से पूछा, एक्सक्यूज मी, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? यू कांट डू दिस टू मी, आई विल कॉल द पुलिस। अचानक वांगजी की नज़र विंग के चेहरे पर पड़ी। विंग की गहरी काली आंखें, उसके गर्दन तक उसके बाल और उस सिंपल पहनावे में निखरता उसकी खूबसूरती को देखकर वांगजी एक सेकंड भूल गया वो क्या कहने आया था। तभी दूसरे पल वो अपने सेंस में आया और चेहरे पर बिना किसी भाव के उसने कहा, हाँ परफेक्ट, पहले खुद चोरी करो फिर खुद ही पुलिस बुलाओ। विंग समझने की कोशिश कर रहा था आखिर वांगजी बोल क्या रहा है। तभी वांगजी ने विंग को वार्न करते हुए आगे कहा, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। विंग ने इरिटेट होकर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं कब तुम्हारे पास आई? एंड लिसन, इस अनसाल होटल के मालिक होने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने गेस्ट के साथ बदतमीजी करो। आई कैन सी यू इन द कोर्ट, मिस्टर लान वांगजी। वांगजी विंग की आवाज़ सुनकर तुरंत पकड़ गया और कहता है, आई न्यू इट। तो तुम मुझे जानते हो कि मैं लान वांगजी हूँ और ये होटल मेरा है। तब तो तुम ये भी जानते होगे कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए सौतेली मदद नहीं चाहिए। इसीलिए तुमने प्लान बनाया होगा कि पहले मेरे बेटे को फंसा लो, तो फिर बाप अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। क्यों? होटल की लॉबी पर मौजूद लोग विंग को शक की नज़रों से देख रहे थे। विंग अपनी इंसल्ट का बदला ले सकता था, लेकिन जिया की सेफ्टी के लिए वह कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कुछ ज़्यादा बोला नहीं। वांगजी जाने से पहले चुटकी बजा के विंग को फाइनल वार्निंग देता है, स्टे अवे फ्रॉम माय सन। इतना कहकर वांगजी मुड़कर जाने लगा। होटल के सभी लोग इस हद तक सकवा गए थे कि इतना बड़ा होटल की लॉबी इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ वांगजी के जूतों की टॉप टॉक गूंज रही थी। वांगजी भले ही विंग से दूर जा रहा था, मगर विंग का चेहरा उसके दिल पर छाप छोड़ गया था। न जाने क्यों जाते ही उसको एक बार और विंग की तरफ देखने का मन किया, इसलिए मुड़कर विंग को देखने लगा। तभी सामने से सर्विस प्लेट ले जाते वेटर से वो जोर से टकराया और सारी प्लेट्स जमीन पर गिर गई। वांगजी ने वेटर को देखा और फिर विंग को देखा और फिर सिर्फ सॉरी बोलकर वहाँ से चला गया। बेहद गुस्से में विंग ने लिफ्ट का बटन 5-6 बार दबा दिया और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो पाँव पटक कर अंदर गया और सीधे टॉप फ्लोर का बटन दबाया। दरवाज़ा बंद होने वाला था, तभी एक पाँव दरवाजे के बीच में आया, जिसने दरवाजे को बंद होने से रोक दिया। सामने एक 19 साल का लड़का प्रिंटेड टी शर्ट और रेड शॉर्ट्स पर खड़ा था। उसके पैर की वजह से लिफ्ट का दरवाज़ा फिर से खुल गया। विंग गुस्से में सोचा कि कौन बदतमीज है ये। जिया की तरह इस लड़के के कान में भी हेडफोन और हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था।
ये लड़का और कोई नहीं बल्कि लान वांगजी का कज़न है सिचन था। सिचन ने अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर आवाज़ निकालने की कोशिश की और विंग से कहा, देखो, मेरे गधा आसानी से फंसने वालों में से नहीं है। बहुत से लोग इस तरह कोशिश कर चुके हैं। विंग का गुस्सा अब पीक पर था। उसे समझ नहीं आया कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी सिचन ने विंग के जख्म पर नमक छिड़कते हुए कहा, काफ़ी ओमेगा ट्राई कर चुके हैं ये वाला तरीका। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इनफैक्ट कई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी गगा पर ट्राई कर चुकी हैं, मगर मेरे गगा बहुत स्ट्रिक्ट है ना। वो किसी के पास नहीं जाते और ना ही कोई उनके और सिजोई के पास आ सकता है मेरे सिवा। विंग की बर्दाश्त करने की लिमिट खत्म हुई। इससे पहले ही सिचन ने अपना पाँव लिफ्ट के दरवाजे से हटा लिया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। विंग अब सोच ही रहा था कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ जियांग हाउस में पार्टी लगभग खत्म होने को थी। सारे गेट जा चुके थे। विन चाहुआ के उसके दोस्त उंगली के पीछे अपनी मस्ती में फुल ऑन नशे में थे। वो शायद देर तक भूल चुके थे कि वो चेंग की बर्थडे पार्टी पे आए थे। विन चाहू अब नशे में था और बेहद खुश था क्योंकि वो जानता था कि कल उसकी मुलाकात फिर से एयरपोर्ट वाले ओमेगा से होगी। तभी वहाँ पर फेंगमियान, चेंग और मैडम यू हाथ में डिवोर्स पेपर लेकर पहुँचे। चेंग ने विन चाओ को खुश देखकर उसका एक हाथ पकड़कर कहा, आई एम सो हैप्पी। विन चाओ ने पार्टी एंजॉय की। चेंग इस हकीकत से अनजान था कि विन चाओ एयरपोर्ट पर मिलने वाले ओमेगा और उसकी खूबसूरती के बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहा था और इसीलिए इतना खुश नजर आ रहा था। तभी फेंगमियान ने खुश होकर कुणाल से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आज चेंग के बर्थडे के मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों को यह तोहफा। फेंगमियान ने विन चाओ को डिवोर्स पेपर थमा दिए। विन चाओ ने जल्दी से पेपर्स लिए और गौर से देखने लगा, फिर खुश होकर बोला, थैंक यू वेरी मच। इस डिवोर्स पेपर को देखकर मैं बता नहीं सकता कितना हल्का फील कर रहा हूँ। आई एम अ फ्री बर्ड नाउ। फेंगमियान ने भी मजाकिया अंदाज में कहा, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जल्द ही तुम्हारी और चेंग की शादी कर देंगे। ये सुनते ही विन चाओ का मूड खराब हो गया। वो फेंगमियान से रूडली कहता है, इसमें तो सिर्फ डिवोर्स पेपर्स हैं। जब तक कंपनी के पेपर्स नहीं होंगे तब तक मेरे घर वाले शादी नहीं करवाएंगे, ना मैं करूँगा। विन चाओ आखिरी पेग मीट पी लेता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ होटल क्लाउड रशेस में तिल मिलाया भी अपने कमरे में आए और अपना पर्स सोफा पर फेंक कर पैर सेंटर टेबल पर रखता है। सोफे में बैठ गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था नीचे लॉबी में उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया और जिया को लेने बेडरूम में गया। बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर उसने देखा तो जिया बिल्कुल शांति से सो रही थी। जिया को इस तरह देखकर विंग का गुस्सा एक सेकेंड में शांत हो गया। वो जिया के माथे को चूमता है, तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। विंग मोबाइल चेक किया तो देखा उसके डॉक्टर अमृता नाम वाले मेल बॉक्स पर लान वांगजी का मैसेज आया था, वांट टू मीट यू अर्जेंटली। एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करवाना है, जो सिर्फ आप कर सकती हैं, मतलब जो सिर्फ आप कर सकते हैं। मैसेज पढ़कर विंग को अपनी इंसल्ट का बदला लेने का मौका मिल गया। उसने तेज उंगलियों से मैसेज टाइप करके बिना सोचे एक सेकंड में बटन दबा दिया और वहाँ वांगजी डॉक्टर बुशियान का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया था। मेल में लिखा था, दिमाग का इलाज पहले आपको करवाना चाहिए। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था डॉक्टर बुशियान जैसे बड़े न्यूरोसर्जन उसे सब क्यों कह रहे हैं। वांगजी ने मेल पर कुछ टाइप किया लेकिन फिर मैसेज डिलीट कर दिया और अपनी कंपनी के आईटी हेड सैम को फ़ोन किया। वांगजी काफ़ी डोमिनेट आवाज़ में कहता है, हेलो सैम। वांगजी की आवाज़ सुनकर सैम को जैसे पसीने छूटने लगे। वांगजी का इफेक्ट ही कुछ ऐसा था लोगों पर। अगर वांगजी ने याद किया तो ज़रूर कोई गड़बड़ हुई होगी हमसे। सैम डर के पूछता है, एस सर एनीथिंग
I can do for you? वांग जी सैम को सिर्फ इतना कहता है, मेरे ऑफिशियल मेल अकाउंट पर डॉक्टर बुशियान का मेल आया है, पता करो ये मेल की लोकेशन कहाँ है। वो जहाँ भी होंगे मैं उन्हें चार्टर फ्लाइट पे जाकर गोशु ले आऊँगा। सेम के लिए ये काम आउट ऑफ ऑफिशियल वर्क था। वो हिम्मत करके जवाब देता है, सर एक्चुअली कोई नेटवर्क हमें अपने क्लाइंट का एग्जैक्ट लोकेशन शेयर नहीं करेंगे, इट्स इनलीगल। वांग जी कहीं नाराज ना हो जाए इसलिए खुद अपनी ओर से कह देता है, बट सर गिव मी सम टाइम, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट। निराश होकर वांग जी ने फ़ोन काट दिया। तभी उसके फ़ोन पर सिचुएन का मैसेज आता है, भैया कम फास्ट, सिचुएन इज नॉट वेल। वांग जी उसी वक्त लिफ्ट की ओर दौड़ने लगा। होटल का स्टाफ वांग जी को ऐसे भागते देखकर परेशान हो गया। वांग जी ने लिफ्ट के टॉप फ्लोर का बटन दबाया, मगर आज उसे अपनी लिफ्ट की स्पीड बहुत स्लो लग रही थी। सिजुई पर जरा सी तकलीफ आए तो वांग जी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब लिफ्ट 24वें फ्लोर पर पहुंची तब तक तो वांग जी के मन में हजारों ख्याल गुजर चुके थे। फाइनली लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और सिचुएन दरवाजे पर वांग जी का इंतजार कर रहा था। वांग जी सीधा बेडरूम की तरफ भागा। वहाँ वांग जी ने देखा उस समझ से बाहर था, क्योंकि सिजुई गहरी नींद में था और वो नींद में एक ही चीज़ बोल रहा था, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम। सिजुई की आवाज़, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम। वांग जी के लिए ये चीज़ बहुत शॉकिंग थी। वांग जी ने सिजुई को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। सिजुई को कभी माँ की कमी महसूस न हो, इसकी पूरी कोशिश की थी वांग जी ने। फिर आज ही अचानक सिजुई नींद में अपनी माँ को क्यों याद कर रहा था। सिजुई बचपन से ही बहुत शर्मीला और बड़ों की बात मानने वाला बच्चा था। ना कभी कोई जिद करता था और ना किसी को परेशान करता था। उसके इसी स्वभाव के कारण उसे बाकी बच्चों से कम स्मार्ट समझा जाता था। सिजुई ने ना कभी कुछ चाहा ना मांगा, फिर आज अचानक ये चॉकलेट आइसक्रीम की जिद क्यों। वांग जी ने सिजुई के कमरे का दरवाज़ा बंद किया। तभी सिचुएन बड़ी जासूसी भरे अंदाज में बोला, ब्रो मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक औरत एक 7 साल के बच्चे को ये विश्वास दिलाती है कि वो पिछले जन्म में उसका बेटा था, और फिर वो बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस औरत के पास चला गया। सिचुएन की इस बेतुकी बात से इरिटेट होकर वांग जी ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो। तो सिचुएन ने पहले तो उसे प्राइवेट प्रेसिडेंशियल सूट के हर कोने में जाकर चेक किया कि कहीं कोई सुन ना रहा, और फिर उसी दबी आवाज़ में कहता है, ब्रो के सामने वाले ब्यूटीफुल गगा को मिलने के बाद सिचुई का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। बस ये सुनकर वांग जी का पेशेंस खत्म हो गया। उसने सिचुएन के सर के पीछे एक तपली मारते हुए गुस्से में कहा, कितनी बार कहा है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल क्या करो। दिन भर या तो गेम खेलते रहते हो या ऐसी वाहियात वीडियो देखते हो। चलो जाओ, अब तुम्हारा भी सोने का वक्त हो गया। वांग जी का ऑर्डर सुनते ही सिचुएन ऑर्डर को फॉलो करने चुपचाप सोने चला गया। पर वांग जी को सिचुएन वो भगा तो दिया, मगर उसकी बातें उसके दिल में शक करने के लिए काफ़ी थी। वांग जी बालकनी में गया और ऊपर टिमटिमाते तार को देखकर सोचने लगा, क्या सचमुच वो सिजुई के इमोशंस के साथ खेल कर मुझ तक पहुँचना चाहता है, या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। सुबह का वक्त था। जिया बालकनी में बैठकर टेबलेट पर गेम खेल रही थी। विंग अपने फ़ोन में कुछ चेक कर रहा था और सोच ही रहा था कि आखिर उसके खोए बेटे को कैसे ढूंढे, किससे मदद मांगे। उसने एक बार संघई से कॉल करके युनमुख पुलिस से कंप्लेन की थी, मगर छानबीन में पाया गया था कि ना तो हॉस्पिटल में उसके जुड़वा बच्चे पैदा होने का कोई रिकॉर्ड मिला है और ना कोई गवाह जिससे साबित होता कि विंग ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, और जो जन्मा ही नहीं वो गायब कैसे हो सकता था। ये सोच रहे थे तभी उसे याद आया कि उसके स्कूल में एक दोस्त था। इन दिनों वो युनमुख के पुलिस में इंस्पेक्टर है। उसने झट से अपना मोबाइल उठाया और अपने पुराने दोस्त के जरिए
नंबर को ढूंढने लगा। तभी विंग के फ़ोन पर एक नंबर फ्लैश होता है। उसके फ्रेंड का नंबर एक शेयर किया गया था। बिना देखे विंग ने उस फ़ोन लगा दिया। वो जिया से थोड़ी दूर बालकनी की रेलिंग के पास चला गया। वो नहीं चाहता था कि जिया ये बातें सुने। दूसरी तरफ से फ़ोन उठा। विंग ने अपनी कहानी बताई कि वे कैसे एक आदमी डिलीवरी के तुरंत बाद हॉस्पिटल से उसका बच्चा चुरा कर ले गया था। फिर आखिर में विंग बोला, प्लीज़ मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता होगा जिससे मेरे बेटे तक पहुंच सकूं। इससे पहले वह इंस्पेक्टर पहले से इस केस से वाकिफ था, इसलिए उसने विंग की पूरी बात सुनने के बाद कहा, चलो अगर मैं मान भी लूँ कि तुमने जो कहा वो सच है, फिर भी ऑफिशियली तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं कोई सबूत नहीं है जो ये बता सके तुम्हारे जुड़वा बचे हुए थे। आई एम रियली सॉरी। विंग का दिल बैठ सा गया। उसके बेटे तक पहुंचने की उसकी उम्मीदें कम होती नजर आ रही थी। विंग अपनी चुप्पी से उसकी उदासी को भांपते हुए उस इंस्पेक्टर ने उसकी उम्मीद देते हुए कहा, देखो विंग, मैं एक बात कह सकता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, मैं यूनमक में जितने भी गलत काम होते हैं, चाहे वो किडनैपिंग हो और चाहे कोई और केसेस, कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वाले यानी वेन फैमिली का हाथ होता है। देखो अगर कहीं से कुछ पता चले तो। इंस्पेक्टर ने फोन रखने के बाद विंग गहरी सोच में डूब गया और वो अपने अंगूठे के दांत को बीच में दबाकर बालकनी में तेज कदमों से घूमने लगा। वो सोच रहा था, इंस्पेक्टर ने जो कहा वो सच था, और अगर ऐसा है तो वेन फैमिली उसके बेटे की इंफॉर्मेशन आखिर कैसे निकाली जाए। तभी उसे एक आइडिया आया, और उस आइडिया का नाम था मेनचाओ। क्यों ना मेनचाओ के जरिए कोई इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। विंग कुछ सोच के मेनचाओ को मिलने का तय करता है। विंग फट से बेडरूम से बाहर जाकर चेंज करता है, और जिया अभी अपने गेम में इन्वॉल्व थी, उसे कुछ पता ही नहीं चला। विंग अपना जीन्स और वाइट शर्ट पहनकर उसके तेजी से अपना बैग और मोबाइल उठाते हुए जिया से कहा, देखो बेटा, मम्मा 2-3 घंटों में वापस आ जाएगी, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो होटल रूम सर्विस से मंगवा लेना। जिया छोटी थी लेकिन अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी समझदार। उसको अक्सर अकेले रहने की आदत थी। विंग ने मेन डोर खोला और बाहर जाकर विंग ने फिर से जिया को आवाज़ लगाई, कुछ भी हो जाए रूम के बाहर मत निकलना, हमारे रूम के सामने एक बड़ा पागल और एक छोटा पागल रहता है। जिया ने बालकनी से ही आवाज़ दी, नहीं जाऊंगी, लव यू ममा। विंग ने दरवाज़ा बंद किया और लिफ्ट की ओर मुड़ा तो अचानक उसके पाँव जम गए। लिफ्ट के पास वांग जी और सिचेन खड़े थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। कुछ देर तो वांग जी विंग को और विंग वांग जी को बस देखते ही रहे। वांग जी ने ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्लैक स्पोर्ट्स शूज पहने थे। रेगुलर जिम और स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से वांग जी एकदम फिट था। वांग जी को देखकर किसी भी यंग ओमेगा की नज़र उससे नहीं हटती थी, और विंग की भी नज़रें उस पर जम चुकी थी, मगर विंग की वजह कुछ और थी। वो जान चुका था, उसने अभी अभी वांग जी को पागल कहा, तब वो उसके पीछे खड़ा था। थोड़ी देर विंग अपने हाथ गर्दन के पीछे घुमाते हुए यहाँ वहाँ देखने लगा। तब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वांग जी सीधा लिफ्ट के अंदर गया। सिचन भी विंग को एंग्री लुक देते हुए लिफ्ट के अंदर चला गया। विंग सोच रहा था दूसरी लिफ्ट लूँगा, तभी लिफ्टमैन ने कहा, प्लीज़ कम इन। ना चाहते हुए विंग को भी उस लिफ्ट में जाना पड़ा। वांग जी और सिचन को फेस ना करना पड़े इसलिए विंग दरवाजे की ओर मुँह करके खड़ा रहा, लेकिन स्टील के बेदाग दरवाजे के पीछे से खड़े वांग जी और सिचन की शक्लें साफ दिखाई दे रही थी। विंग सोच रहा था आखिर ये उसकी बात सुन के कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी ओर वांग जी इस ओमेगा को समझने की कोशिश कर रहा था। विंग के हाव से रोहित ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये ओमेगा उसके नज़दीक आना चाहता है या उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। मगर पास खड़ा सिचन अपनी बातों से
विंग की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट लग रहा था, इसलिए उसने कुछ पल की चुप्पी के बाद आखिर विंग से पूछ लिया, आपने छोटा पागल किसको बोला? विंग थोड़ी देर शांत रहा, फिर कुछ सोच समझकर उसने लिपमैन से पूछा, इस होटल में रहने वाले मेहमानों की प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता क्या? ये सुनते ही अब कंट्रोल में कहाँ रहने वाला था सिचन। उसने भी भड़क कर बोला, हमारी होटल गुशो की सबसे सेफ और सिक्योर होटल है। विंग भी अब झगड़ने के मूड बना चुका था। वो फिर लिपमैन से बोला, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कल मेरी चॉकलेट आइसक्रीम चोरी हो गई। एक्चुअली कुछ डाकू है और आइसक्रीम लूट कर चले गए। सिचन अपना वीडियोग्राम पॉज कर अपने मोबाइल को अपनी जेब में फुल ऑन झगड़ने के मूड में बना हुआ। एक्सक्यूज़ मी, आपने हमें डाकू कहा? अब विंग टर्न होकर सीधे सिचन की तरफ मुड़ा और उनसे कहने लगा, हाँ कहा, क्योंकि कल तुम्हारी वजह से पहली बार मेरे बेटी को दिया प्रॉमिस नहीं पूरा कर पाया। विंग ने जब ये कहा तो वांग जी को तुरंत इंटरफियर करके पूछा, क्या मतलब है? आप वो चॉकलेट आइसक्रीम अपने बच्चे के लिए लाए थे? विंग वांग जी की बात सुनकर हैरान हो गया और बिना कुछ बोले सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। वांग जी को धीरे धीरे एहसास हो गया कि वो जो कुछ भी एनका के बारे में सोच रहा था वो सब शायद गलत हो सकता है। उसको समझने आने लगा था कि विंग आइसक्रीम अपनी बच्ची के लिए लाया था, सिजोई के लिए नहीं। इसी के साथ वांग जी का गुस्सा धीरे धीरे गिल्ट में बदलने लगा। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। वांग जी एक जेंटलमैन की तरह विंग को पहले निकलने का इशारा करता है, लिफ्ट के बाहर जाने का रास्ता देता है। विंग वांग जी के अचानक बदलते तेवर को देखकर थोड़ा सोच में पड़ गया। उस कुछ देर वांग जी को देखा और लिफ्ट से निकल गया। वांग जी ने भी लिफ्ट से बाहर निकलते हुए सिजन से कहा, मुझे लगता है हम इसके बारे में जो सोच रहे हैं वो गलत है। वो चॉकलेट आइसक्रीम तो वह अपनी बेटी के लिए लाया था। सिजन अपना मोबाइल जेब से निकालते हुए बीच में रुककर बोला, नो ब्रो, आई एम टेलिंग यू, ये मोबाइल जो दिखता है वो है ही नहीं। सी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू। देखा नहीं जाने से पहले कैसे देख रहा था तुम्हें? वांग जी को लगा अब सिजन फिजूल की बात को आगे बढ़ा रहा था। वांग जी ने उसे चुप करने जाने का इशारा किया। होटल लॉबी से बाहर निकलते हुए विंग ने वेन चाओ से मिलने का कोई आइडिया सोच रहा था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि बहुत बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। विंग ने लॉबी में आगे बढ़ते हुए देखा, कुछ देर वहीं खड़ा रहा, हाथ में फूलों का फैला गुलदस्ता लेकर वेन चाओ होटल लॉबी के बीच खड़ा था। तो आज के लिए इतना ही।